जो हमारे परिवार में एक झकझोर देने वाली घटना थी। लॉलिशियस एक लीगल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, परंतु हमारे समाज के सुधारक सोनम वांगचुक जी अभी भी जेल में बन गए। फिर मैम मेरे पिताजी ने कहा, अब ये केस तो तभी होगा जब आप खुद जज बन जाएंगे। हमें 33% गरीब निर्धन बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का एक, तो उसी तरीके से लॉ में भी कुछ ऐसा क्रिंज लाया जाए जिससे कि लॉ को इजी बना सके। है ऑल ओवर इंडिया से 6000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनको हम मंथली में इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करते हैं। Welcome to Jute for Life Social. हेलो फ्रेंड्स, मैं जूट वाली अंजलि और आज स्वागत करती हूँ विवेक दीक्षित का। और आज का पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है उन सभी वकीलों के लिए या भावी वकीलों के लिए या किसी के लिए भी जिसको वकालत में बहुत रुचि है, क्योंकि मैं एक डायनेमिक पर्सनालिटी से आज मिलवाने जा रही हूँ जिन्होंने छोटी सी उम्र में इतने ज्यादा काम कर रखे हैं वकालत के क्षेत्र में। और सामाजिक हम समझ नहीं पाते कि इसमें सामाजिक क्या हो सकता है, लेकिन इनसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि वकालत में भी समाज सेवा की जा सकती है। तो वही ये कर रहे हैं और एक अच्छी शुरुआत है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 6000 युवाओं को, युवा वकीलों को इन्होंने जोड़ा हुआ है अपने साथ। और खाना तो आपने डिलीशियस सुना होगा, लेकिन वकालत जो है लॉलिशियस नहीं सुनी होगी। तो इन्होंने ऐसी एक संस्था का शुभारंभ किया है और जिसमें बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो आज जानते हैं विवेक दीक्षित जी से कि क्या है ये लॉलिशियस और कैसे इन्होंने ये शुरुआत की, कैसे सोचा। तो बहुत बहुत स्वागत है विवेक आपका जूट फॉर लाइफ सोशल में। जूट फॉर लाइफ सोशल एक ऐसी पहल है जहां पर हम समाज के लोगों को समाज की बेहतरी के लिए समाज से जोड़ते हैं। आप जैसे इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो लोगों तक आपकी आवाज पहुंचाना ही हमारा काम है, तो इसीलिए ये मुहिम शुरू की है। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। तो विवेक, कहाँ से शुरू हुआ ये सफर? कुछ अपने परिवार के बारे में बताएं। कैसे? मुझे पता चला आप फर्स्ट जनरेशन वकील हैं, मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ, आप वकील हैं। तो कैसे शुरू हुआ? धन्यवाद मैम इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। मेरा नाम विवेक दीक्षित है, मैं विधि का छात्र हूँ अभी और चतुर्थ ईयर्थ में हूँ और मैं सिटी लॉ कॉलेज जानकीपुरम का छात्र हूँ। मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी एक किसान हैं, बहुत ही मामूली मध्यम वर्ग के किसान होने के नाते से उन्होंने हमारे लिए जो भी किया बहुत अच्छे काम किए। पिताजी का मानना ये था कि हमारे 3 बेटे हैं और तीनों को 3 जगह पर जाना है। बहुत सारी मुश्किलें भी आई और फिर पिताजी ने हार नहीं मानी, तो फिर हम लोगों ने भी मेहनत करते रहे और आज इस मुकाम पर पहुंचे। क्या करते हैं बाकी भाई आपके? मेरे बड़े भाई साहब इस समय AOM है रेलवे में और मेरे जो दूसरे भाई साहब हैं वो BMS कर रहे हैं। तो पापा की मेहनत सफल हो गई। यस मैम। तो क्या है ये लॉलिशियस और कैसे आपकी वकालत शुरू हुई? कैसे वकालत आपने चुनी? दरअसल मैम 2017 की बात है। पहले मैंने सोचा था कि मैं NDA की तैयारी करूंगा और कोई एक आर्मी ऑफिसर है उसमें जाना है, आर्मी में जाना था। फिर 2018 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो हमारे परिवार में एक झकझोर देने वाली घटना थी। तो उसी से हमने सोचा कि अब मैं लॉ करूंगा। अगर शेयर कर सकते हो तो करें। मैम वो एक पारिवारिक मामला था, उसमें कुछ पैसा दिया गया था एक जानने वाले व्यक्ति को ही और उनकी जमीन जो है वो गिरवी रखी गई थी, परंतु उन्होंने उस खेत को सेल कर दिया, दूसरे को बेच दिया और हमारा जो पैसा था वो वापस नहीं किया। फिर हम लोगों ने इसके लिए पुलिस के पास गए। पुलिस किसी का भी सहायता नहीं करती है, पुलिस ने सहायता नहीं की। बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं आप, पुलिस सहायता नहीं करती है। मैम ज्यादातर बेसिकली आप विलेजेस में जाइए तो पुलिस सबसे पहले आपको वापस कर देती है। वो एप्लीकेशन अपने पास रख लेंगे लेकिन उसका कोई भी ग्रीवांस नहीं करते हैं। ये बात हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी अभी एक्सेप्ट की है। हाई कोर्ट ने भी कहा है, निर्देश दिए हैं DSP साहब को कि DGP साहब को कि अगर ऐसा हुआ तो फिर तलब किया जा सकता है। और बहुत सारे पुलिस ऑफिसर भी ईमानदार होते हैं। ऐसे ही हमें भी मिल गए थे सर, सचिन शर्मा सर, जिन्होंने हमारी मदद की और FIR दर्ज होने में भी सहायता की। तो इस इंसिडेंट से फिर आप वकील बन गए? फिर मैम मेरे पिताजी ने कहा, अब ये केस तो तभी होगा जब आप खुद जज बन जाएंगे। और हमारे पिताजी ने कहा कि अब आप लॉ करेंगे और मैंने भी सोच लिया कि अब लॉ करना ही चाहिए। लॉ करके फिर जुडिशरी की तैयारी भी कर। तो ये लॉलिशियस क्या है? ये लॉलिशियस एक लीगल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है। पहले तो नाम बहुत दिलचस्प है, उसका रीजन बताइए कि ये नाम क्यों रखा? क्योंकि खाना तो डिलीशियस सुना है, ये वकालत डिलीशियस नहीं सुनी। जैसे कि मैम हम देखते हैं डिलीशियस
तो डेलीशियस वर्ड से मैंने लीशियस लिया, जैसे कि स्वादिष्ट खाना होता है। तो उसी तरीके से लॉ में भी कुछ ऐसा क्रिंज लाया जाए जिससे कि लॉ को इजी बना सके हम, जो सामने वाला पर्सन है, लॉ स्टूडेंट्स हैं, इवन नॉर्मल पीपल भी लॉ को समझ सकें, क्या उनके अधिकार हैं, क्या उनके कर्तव्य हैं। इसीलिए मैंने लॉ लीशियस नाम रखा। तो क्या करता है ये आपका? लॉ लीशियस बेसिकली एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है और प्रो बोनो बेसिस पर काम करता है। अभी प्रो बोनो मतलब फ्री में वकालत सेवाएं देते हैं आप? फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक, जनता के लिए लाभदायक। लॉ में केसेस बहुत सारे आते हैं हमारे लॉ फील्ड में। कुछ ऐसे भी विक्टिम्स होते हैं, कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं जो एडवोकेट्स की फीस ऑफर नहीं कर पाते हैं, नहीं दे पाते हैं। तो हमारे पास 3 से 4 लॉ चैम्बर्स के साथ कोलैबोरेशन में हैं, तो उनसे हेल्प लेकर के हमारे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, हम लोग जो क्लाइंट्स आते हैं उनकी मदद करते हैं। अभी प्रेजेंटली सीतापुर में भी हमारे 2 केसेस चल रहे हैं, एक मैट्रिमोनियल से रिलेटेड है और एक जो आपका है वो सिविल केस है। तो मेरे ख्याल से तो आप अभी स्टूडेंट हैं, Yes, तो आप कैसे अलाउ होता है आपको केस लेना? यस मैम, लाइक हमारे पास कोई भी व्यक्ति आता है हेल्प के लिए तो हम अपने सीनियर से कंसल्ट कर लेते हैं और सीनियर से बात करते हैं। सीनियर जो हमारे लॉ एसोसिएशन से कोलैबोरेशन है वो हमारी हेल्प करते हैं प्रो बोनो के लिए। और जैसे कि मान लीजिए अदर डिस्ट्रिक्ट में जाना हुआ, सीतापुर है या फिर बाराबंकी है, तो सरकार की भी एक मुहिम है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, तो हम वहां पर जाकर के भी हेल्प करते हैं और डीएलएसए के साथ बात करके हम जो भी व्यक्ति आते हैं उसकी मदद करते हैं। बहुत बढ़िया। तो और क्या क्या काम अभी तक, क्या इम्पैक्ट आप क्रिएट कर पाए अपनी संस्था से? समाज में क्या मदद की आपने अपने वर्ग के स्टूडेंट्स की और या आम जनता की? मैम सबसे पहले तो मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर, जब मैंने एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में था तो बहुत सारी मुश्किलें का सामना करना पड़ा कि कैसे करेंगे, कहाँ इंटर्नशिप करेंगे, किस संस्थान में जाएंगे। तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कमेटी बनाई, लॉ लीशियस कमेटी। अभी तक हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से 6000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनको हम मंथली में इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करते हैं, ड्राफ्टिंग टास्क है। और अगर आप लखनऊ के किसी भी लॉ कॉलेजेस में जाइए, लॉ लीशियस का नाम बताइए तो वो विवेक दीक्षित भैया का नाम जरूर जाने। अरे वाह, तो लगता है आने वाले दिनों में इलेक्शन लड़ना है आपको? मैम इलेक्शन तो नहीं, लेकिन समाज के लिए सेवा तो जरूर करनी है। इलेक्शन पिताजी तो मना करते हैं, इलेक्शन में नहीं जाना है। और इलेक्शन पर राह आपकी वही वैसी ही जा रही है मुझे लग रहा है। पर मैम इलेक्शन से थोड़ा हट करके हम जाना चाहते हैं और एक अलग ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जिसमें सब लोग एक दूसरे को समानता की भावना से देखें, कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। और जहाँ तक की बात रहती है तो आर्थिक वर्ग, जो कमजोर वर्ग है आर्थिक रूप से, उसकी सहायता करना हमारा कर्तव्य माना जाए। और आजकल का जो यूथ है अगर वो अपने ड्यूटीज को समझे तो ये जो समाज में इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आया है ये सक्सेस हो सकता है। बहुत ऊंची सोच लेकर आप चल रहे हैं। तो विवेक, अभी तक आपने क्या काम किए हैं अभी तक के आपके लॉ लीशियस ने, जो समाज में एक बदलाव ला सकते हैं या ला पाए हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर पाए जिसके लिए मदद पाना असंभव था? मैम सबसे पहले तो हम हेल्प कर रहे थे अभी तक लॉ स्टूडेंट्स की, पर अब लॉ स्टूडेंट्स इतने सक्षम हैं कि वो अपने आप कर सकते हैं। लॉ स्टूडेंट्स को हम लोग जोड़ करके एक मुहिम चला रहे हैं और अभी आने वाले अप्रैल से हम उन छात्रों का, उन विद्यार्थियों का स्कूलों में एक दाखिला दिलाएंगे। राइट टू एजुकेशन के तहत सभी प्राइवेट संस्थानों में 33% गरीब निर्धन बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का एक छोटे बच्चों का जी, छोटे नहीं, 12th क्लास तक मुफ्त शिक्षा का रखा गया था, जो हमारी सरकार भी प्रोवाइड करती है। पर जहाँ तक की जान सकते हैं बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में ऐसा नहीं है। तो एक, जैसा कि हमने राष्ट्रीय राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई में भी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के तहत इंटर्नशिप की थी, वहां से मैंने आरटीआई के बारे में जानकारी एकत्रित की और अब मैं उसी आरटीआई का उपयोग करके ऐसे प्राइवेट संस्थानों में उन गरीब बच्चों का दाखिला दिलाने के लिए अप्रैल से हमारा ये एक मुहिम स्टार्ट है। तो ये शायद हमारे लिए, हमारी महिलाओं, जूट फॉर लाइफ की महिलाओं के लिए काफी अच्छा साबित हो पाएगा। अगर आपका सहयोग मिल जाएगा तो हर बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ पाएगा मेरे ख्याल से। क्योंकि इसमें ये है, आपको कुछ सर्टिफिकेट्स की जरूरत रहती है, अगर वो सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपका दाखिला आसानी से हो सकता है। परंतु प्राइवेट संस्थान में अगर बिना किसी जानकारी के आप जाते हैं तो वो वहां से वापस कर देते हैं। और अगर हम इस आरटीआई का हवाला दे करके जाएंगे तो वो दाखिला अवश्य लेंगे। तो आप
आपने इतनी जल्दी एक कमेटी बना ली, तो जो आपके सीनियर्स हैं वो आपको किस नजर से देखते हैं? क्या कभी कोई क्रिटिसिज्म या कोई आपको ताना, ऐसा तो नहीं, ऐसा सुनने में तो नहीं आया कभी कि ज्यादा उड़ रहा है? मैम ऐसा तो अक्सर सुनने को मिलता है कि ज्यादा उड़ रहा है, और कुछ दिन बाद अभी साथ में ही कचहरी में घूमेगा ये। और जब मैं 5th सेमेस्टर में था तो मैंने एग्जाम आ रहे थे, यूनिट टेस्ट थे, वो मैंने लॉ लिसिस के इवेंट के कारण नहीं दे पाया था। तो हमारे एक जानने बहुत ही घनिष्ठ मित्र ने कहा था कि अगर आप फेल हो जाते हैं तो लॉ लिसिस आपके काम नहीं आएगा। फिर मैंने इतनी मेहनत की और उसी एग्जाम में मैं सेमेस्टर एग्जाम में 79% मार्क्स से किया। अरे वाह! तो मतलब मैं ये समझ पा रही हूँ कि जो आप करना चाहते हैं वो आप पा लेते हैं किसी तरह। तो जो आपने राह चुनी है वो मेरे ख्याल से आप बहुत कुछ बदलाव लेकर आएंगे समाज में अपने इस काम से। तो विवेक, किन किन चेम्बर्स के साथ आपका एसोसिएशन है और उन्होंने कैसे आपको एंटरटेन किया, कैसे अलाउ किया अपने साथ जुड़ने के लिए? यस मैम, और सबसे पहले हमारा जो कोलैबोरेशन है वो अनुज लॉ एसोसिएट्स एडवोकेट अनुज मिश्रा सर के साथ था। सर ने हमें बहुत सारी हेल्प की और आज भी हम अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो इंटर्न्स भेजते हैं वो अनु सर के अंडर में भेजते हैं। दूसरा है एसटी इम्पीरियम एंड अटॉर्नीज, जो एडवोकेट सौम्या तिवारी मैम ने भी हेल्प की और मैम के यहाँ भी हमारे इंटर्न्स जाते हैं। तीसरा है यूनिवर्सल लॉ चैम्बर, वहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लखनऊ में एसोसिएटेड है, वहाँ से कोलैबोरेशन है हमारा और शिव नारायण मिश्रा सर के अंडर में हम लोग इंटर्न्स भेजते हैं। वाह! तो वो इंटर्न्स ले लेते हैं आपके भेजे हुए। यस। तो आप मतलब लॉ के स्टूडेंट्स को आप इंटर्नशिप कराने में मदद कर रहे हैं, उनको आप कानूनी कार्यवाही करना सिखा रहे हैं, ड्राफ्टिंग उसी को कहते हैं, तो वो भी आप सिखा रहे हैं और उनको एक मार्केट दे रहे हैं कि कैसे वो एक्सपोजर आप दे रहे हैं। तो आपने मुझे बताया था कि डिबेट आप कराते हैं, वो क्या? एक्चुअली लॉ के फील्ड में सबसे ज्यादा बोलना बहस। अच्छा। और बहस करना ही बेहतर माना गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी कमेटी हर महीने कोई ना कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करती रहती है। नेशनल डिबेट कंपटीशन जो हमारे लॉ लिसिस का है उसका नाम है एस ऑफ डिबेट सीरीज। एस ऑफ डिबेट सीरीज। एस ऑफ डिबेट सीरीज, इसके तहत हम लोगों ने 3 नेशनल डिबेट कंपटीशन कंडक्ट किए हैं। पहला सिटी लॉ कॉलेज जानकीपुरम में था और जो दूसरा हुआ था वो ऑनलाइन था, उस वर्चुअल में गूगल मीट के थ्रू कंडक्ट किया गया था। तीसरा सेंट्रल लॉ कॉलेज में अभी 15 नवंबर को कंडक्ट किया गया था। तो इसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं आप अपने इस इवेंट्स की, अपनी लॉ लिसिस की? मैम हमारा जो एक कैंपस एम्बेसडर का प्रोग्राम चलाया जाता है। 6 मंथ के लिए लॉ लिसिस कमेटी एक कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से एक स्टूडेंट को अपना कैंपस एम्बेसडर अपॉइंट करती है, जो 6 मंथ के लिए लॉ लिसिस के लिए अपने कैंपस में लॉ लिसिस के इवेंट्स को प्रमोट करेगा। और उसका बेनिफिट ये रहता है कमिटी के साथ अगर वो अवेलेबल है ऑफलाइन मीटिंग्स में, जब भी हम किसी जुडिशियल मीटिंग के लिए जाते हैं, किसी जज साहब के साथ मीटिंग है अगर, तो वहाँ पर भी हम अपनी कमिटी को ले जाते हैं। किसी एडवोकेट सीनियर एडवोकेट के साथ मीटिंग है तो वहाँ ले जाते हैं। बहुत सारे इवेंट्स रहते हैं जो लॉ स्टूडेंट को नहीं पता चल पाते हैं और हम अपने मेंबर्स को वो भी प्रोवाइड करा देते हैं। वेरी गुड। तो मैं फिर से जानना चाहती हूँ कि आपने कहा कि केसेस आप चेंबर को रिफर कर देते हैं, हियरिंग के लिए आपको भी जाना पड़ता है? एक्चुअली मैं अभी अथॉराइज नहीं हूँ, तो मैं सीनियर के साथ चला जाता हूँ और अगर आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, लखनऊ से बाहर हैं, तो सीतापुर है या बाराबंकी है, तो मैं वहाँ जाता हूँ और फिर डीएलएसए के किसी भी एक एडवोकेट के साथ रिक्वेस्ट करके प्रेजेंट। आज मैं आपसे अपने दिल का एक सवाल पूछती हूँ। हर किसी का वकील होता है, चाहे वो विक्टिम हो चाहे वो कल्प्रिट हो। तो जो कल्प्रिट का वकील होता है उसको पता होता है कि ये गलत है और फिर भी वो उसकी वकालत करता है। तो कैसे ज़मीर गवाही देता है? क्या ये सिर्फ पैसों के लिए होता है या हर किसी को आपको इंसाफ दिलाने का वो है? मतलब मैं ये समझना चाहती हूँ बचपन से ये बात। बेसिकली मैम बचपन में नैतिक शिक्षा में एक कहानी पढ़ाई गई थी महाराजा शिवी के बारे में, कि अगर आपके घर में कोई भी शरणार्थी आता है तो उसकी सहायता करना आपका कर्तव्य माना गया है। तो अगर हमारे घर में कोई भी कल्प्रिट आ रहा है या विक्टिम आ रहा है तो सबसे पहले हम ये नहीं देखते हैं कि वो एक्यूज्ड है या उसने ये क्राइम किया होगा। अगर वो हमारे पास मदद के लिए आता है तो वकालत का सबसे पहला ये नियम होता है कि जो भी व्यक्ति आपके दरवाजे पर, आपके चैम्बर पर आए तो आपको उसकी मदद करना ही है। जिस प्रकार महाराजा शिवी ने भी कबूतर के लिए अपने शरीर को काट काट करके रख दिया था। अच्छा, क्या थी वो कहानी? वो कहानी दरअसल इस प्रकार से थी, एक कबूतर का पीछा कर रहा था बाज
और वो बाज कबूतर पहुंच जाता है महाराजा सिवी के राज दरबार में। तो बाज कहता है कि ये हमारा शिकार है, आप इसे वापस कर दीजिए। और कबूतर राजा से कहता है कि आप हमें बचा लीजिए। बाज कहता है कि नहीं, हमें तो आज शिकार करना है और इसी कबूतर का करेंगे। तो महाराजा सिवी अपने शरीर को उस बाज के हवाले कर देते हैं कि आप हमारे शरीर को इस कबूतर के बदले में ले लीजिए। वाह। तो क्योंकि आप इस फील्ड में हैं, आजकल क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है, हमेशा से ही था, लेकिन आज वैरायटी क्राइम्स होने लगे हैं। अपनों की ही अपनी हत्याएं करने लगे हैं लोग आजकल। तो मैं देख रही हूँ टीवी पे कि गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पति पत्नी, कोई संबंध अपने नहीं रह गए। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे में आपकी वकालत कहाँ पर आपको एक सुकून दे पाएगी? मतलब इतने घृणित काम हो रहे हैं और वहां पर आपकी ये सेवा कैसे समाज को दिशा दे पाएगी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, सरकार भी बहुत सारे कैंपेन चलाती है अवेयरनेस के लिए। किसी भी चीज को जब तक आप धरातल पर एक सही दिशा में नहीं चला पाएंगे तो वो आपकी मुहिम काम नहीं आएगी। आपने साइबर क्राइम से बचने के लिए साइबर सेवा पखवाड़ा स्टार्ट किया, आप अवेयरनेस के लिए बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पर जब तक आप अवेयरनेस के लिए रूट लेवल पर काम नहीं करेंगे वो आपके काम नहीं आ सकते। अगर आप किसी विलेज में जाइए, पूछिए जाकर के कि इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया चलाते टाइम आपने कोई लिंक ओपन किया या कुछ भी ओपन किया, कहीं पर आपने किया? जब उन्हें उस बारे में पता ही नहीं है कि अगर हम ऐसा करेंगे या हमारे साथ ये हो सकता है या हमारी डिटेल्स किसी दूसरे पर्सन के साथ साझा की जा सकती है, तो वो वैसा करने से बचेंगे। आप सोशल मीडिया के थ्रू दिखा रहे हैं, वो पर्सन जो सोशल मीडिया को बहुत अच्छे से जानता तक नहीं है, वो आपके अवेयरनेस के बारे में कैसे जानेगा? जब तक आप एक गांव घर घर पहल नहीं चलाएंगे, आपके कोई भी अभियान सक्षम नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते। आजकल रोड एक्सीडेंट्स भी बहुत हो रहे हैं। आजकल बहुत ज्यादा वायरल जो चीज है वो है 23 साल का जो एक बाइक को टक्कर मारी रील बनाते वक्त कार स्कॉर्पियो ने। ऐसे में आपके हिसाब से आप जज होते तो आप क्या सजा देते? क्योंकि अभी तो मुझे लगता है इसमें गैर इरादतन हो जाएगा और वो छूट जाएगा जिसने हत्या की है। बेल भी मिल चुकी है शायद इसमें। हाँ, और उसे इस बात पर बेल मिल गई कि उसकी परीक्षा है। अच्छा। दरअसल आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंड चल रहा है और सोशल मीडिया के ट्रेंड में वायरल होने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं। हजारों नियम डेली अब रोड पर निकलिए टूट दिए जाते हैं कि हर किसी को जल्दी होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप 5 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाएंगे तो आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर सकेंगे। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते लोग बाइक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर लाइव आने के लिए वो रॉन्ग साइड में स्टंट कर रहे हैं, जो कि आपको ही नहीं बल्कि सामने वाले पर्सन को भी हानिकारक है। उसे भी दुर्घटना हो सकती है। आपको एक्सीडेंट हो जाएगा, आप मान लीजिए आपकी डेथ भी हो जाती है, तो आप नहीं सफर कर रहे हैं, आपकी फैमिली सफर करेगी और जिससे अदर पर्सन भी रोड पर जो निकल रहे हैं उन्हें भी हानि होगी, वो भी सफर करेंगे। हमें तो ये लगता है कि एक बचपन से ही सिखाई जाती है, जो भी है घर से ही सिखाया जाता है। अगर जो पेरेंट्स हैं वो कोई गलती नहीं करेंगे तो बेटा जो है वो नहीं कर सकता है। मेरे सजा क्या देते आप जज होते तो वो बताइए। यस मैम, अगर मैं इस केस में जज भी होता तो सजा के तौर पर बेल तो बिल्कुल भी नहीं ग्रांट की जाती, क्योंकि बेल ग्रांट करना आप उसकी नेग्लिजेंस कर रहे हैं। जो उसने गलती की आप उसकी सजा दीजिए और इसमें कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। जबकि ये इतना ज्यादा इशू वायरल हो रहा है और उसकी माँ का कितने सारे वीडियोस आ रहे हैं, उसके बाद भी उसको बेल मिल रही है, तो कहाँ है हमारी कानून व्यवस्था? मैम, दरअसल अब इसमें कानून व्यवस्था कहीं न कहीं तो लैग कर रही है, क्योंकि उसे सजा देना कानून का काम है और बस सिर्फ इस बात पर छोड़ देना कि परीक्षाएं हैं, परीक्षाएं होती हैं, फिर वो कि वो नाबालिग हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं सजा देने के लिए सबसे पहली बात तो हमें ये देखना चाहिए कि वो जो इंटेंशन डेवलप हुआ है। आजकल बहुत ही जल्दी लोगों में इंटेंशन डेवलप, सजा देने के लिए 4 एलिमेंट्स थे क्राइम में। सबसे पहले आपका इंटेंशन, मेंस रिया, गिल्टी माइंड,
आप क्या सोच रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और जब सारी चीजें आप फुलफिल कर रहे हैं तो वो क्राइम माना जाना चाहिए, और अगर क्राइम हुआ है तो उसके लिए पनिशमेंट भी देना चाहिए। अब प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे ऐसे विक्टिम, ऐसे एक्यूज जो हैं बाहर घूम रहे हैं, जो कन्विक्ट हो चुके हैं, बेल पर घूम रहे हैं, परंतु हमारे समाज के सुधारक सोनम वांगचुक जी अभी भी जेल में हैं। विवेक, ये सोनम वांगचुक जी का क्या किस्सा है, मुझे थोड़ा सा समझा दीजिए। ये सोनम वांगचुक, सभी लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी होगी। हाँ, उसी से इंस्पायर्ड होकर के बनी थी। और ये एक लद्दाख में एक एनवायरमेंटलिस्ट थे, जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे इन्होंने काम किए, परंतु सरकार ने इन्हें एनएसए के केस में बंद करके जेल दे दिया जी। अब आप देख रहे हैं वर्तमान में बहुत सारे ऐसे कन्विक्टेड पर्सन हैं जिन्हें उम्र कैद की सजा है, लेकिन पैरोल पर वो बाहर घूम रहे हैं। राम रहीम जी कन्विक्टेड हैं, आशाराम बापू, और बहुत सारे ऐसे कन्विक्टेड पर्सन बाहर बेल पर घूमते हैं, परंतु एक समाज के लिए, एक पर्यावरण बचाने के लिए काम करने वाले सोनम वांगचुक जी को जेल में रखा गया है। और क्यों रखा है? अब वो राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर के रखा गया। अच्छा जी। विवेक, आजकल एक बहुत दिनों से केस चल रहा है, पेंडिंग है, राजा रघुवंशी का और सोनम का। सोनम ने अपने हस्बैंड को हनीमून में ले जाकर उनकी हत्या कर दी। तो इन केसेस में जब केस साफ होता है तो ये इतना लंबा क्यों चलता है, मुझे ये समझ नहीं आता। ऐसा ये तो एक है, बहुत अक्सर ही पेपर में पढ़ते हैं कि 24 साल बाद जेल में पता चला कि अब वो जो है निर्दोष है और उसको रिहा किया गया। तो ये इतना ज्यादा टाइम टेकिंग क्या प्रोसेस है, ये कानूनी व्यवस्था ऐसी क्यों है हमारे यहाँ? एक्चुअली मैम, हमारे इंडिया में फॉल्स केसेस का भी बहुत ज्यादा प्रचलन है जी, और पेंडेंसी इतनी ज्यादा है कि एक दिन में कोर्ट को 200 प्लस केसेस टेकअप करना पड़ता है, और 200 प्लस केसेस टेकअप करना बहुत ही बड़ा मुश्किल काम है, और एक प्रोसीजर होता है, उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ता है। किसी को कुछ गलत ना सजा हो जाए, इसलिए वो टाइम लगता है। तो आप विवेक, आप क्रिमिनल लॉयर बनेंगे या सिविल लॉयर बनेंगे? अभी तो जुडिशरी में जाने का प्लान है, बाकी उसके बाद। अच्छा, तो आजकल बहुत ज्यादा डाइवोर्स केसेस बढ़ गए हैं, मैंने देखा। शायद 10 में से जो है 5 जो है डाइवोर्स केसेस हो जाते हैं। क्यों? क्या आपकी वकालत में आप लोग तो रोज कुछ ना कुछ सुनते रहते होंगे, अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि क्यों ऐसा हो रहा है, और पहले और आज में ऐसा क्या फर्क आ गया कि लोग इतना ज्यादा डाइवोर्स लेने लगे और इस हद तक नफरत करते हैं कि कभी ड्रम में दबा देते हैं, कभी बक्से में बंद कर देते हैं काट काट के। तो ये सब क्यों बढ़ रहा है? हमारे समाज में सबसे पहले तो महिलाओं को, उन्हें उनकी अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। अगर आप महिलाओं की बात सुनना चाहें, एक बार आप सुनिए बात, आप एक दूसरे की बातों से सहमत होइए, आपस में बात करिए। आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि आपस में बात ना करके दोस्तों को बात शेयर की जाती है। मानते हैं आप अपनी बातें दोस्तों को शेयर करते हैं, पर आप अपनी बात घर में भी बताइए। अगर घर में आप बता रहे हैं तो घर वालों को भी बात समझनी चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, अगर लड़की या लड़का कोई भी लव मैरिज के लिए अप्रोच करता है, अपनी फैमिली से बात करता है कि नहीं हम लव मैरिज करें, तो वो मना कर देते हैं, और किसी अनजान, जिस व्यक्ति को वो अपने बचपन से पहले से जान रहा होता है, उसके साथ शादी ना करके किसी अनजान व्यक्ति के साथ, जिससे मात्र 1-2 महीना पहले बात शुरू हुई या बात घर वालों ने कराई, उससे करा देते हैं। कहते हैं कि हम दहेज तो दे देंगे लेकिन मनपसंद शादी नहीं होने देंगे। एक तरफ आप कहते हैं कि हम दहेज प्रथा को बंद करना चाहते हैं, हम शादी करने गए, उन्होंने इतना दहेज लिया, इतना दहेज दिया मैंने, और दूसरी तरफ आप जो मनपसंद शादी है, वो दोनों इस बात पर भी राजी हैं कि कहीं आप अपनी कोई घटना तो नहीं बता रहे पर्सनल? अभी मैम तो कोई घटना नहीं है जी। अगर आप पर्सनल वो जो राजी हैं, लड़का और लड़की आपस में शादी करने के लिए भी, तो वो दहेज नहीं भी लेना चाहते, फिर भी घर वाले मना कर देते
विवेक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आज मुझे लगता है कि बहुत प्रेरक संवाद था आपका उन सभी युवाओं के लिए जो वकालत में जाना चाहते हैं और आपकी लॉ लीशियस कमेटी से जरूर जुड़ेंगे। नंबर्स दोस्तों दिए हुए हैं नीचे, आप देख सकते हैं, और विवेक को ज्वाइन कर सकते हैं अगर किसी भी प्रकार की वकालत के इंटर्नशिप और वैसी आपको जरूरत पड़े तो आप जरूर इतने सामाजिक कार्य में जुड़े इनसे। और एक आखिरी आपसे आज के युवा के लिए और जो वकालत के बच्चे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मैं चाहूंगी आप दें ताकि उनकी सोच को वो बदल सके। जी मैम, सबसे पहले तो मैं सभी लॉ स्टूडेंट कह सकते हैं या जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कभी भी किसी भी परिस्थिति में आप घबराएं नहीं। कोई भी काम आप सोचते हैं तो उसको बात किए मत टालें। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि आज इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम सेकेंड ईयर में आएंगे तब करेंगे, थर्ड ईयर में आएंगे तब करेंगे, और ऐसा करते करते वो लास्ट ईयर में पहुंच जाते हैं। तो मैं सबसे पहले आप सभी को बस यही बताना चाहूंगी कि जो भी कंपटीशन मिले उसमें आप पार्टिसिपेट करिए। भले ही आप विन नहीं करेंगे, आपको कुछ ना कुछ जरूर वहां से सीखने को मिलेगा, और अगर आप सीखते रहेंगे तो वो सीख आपके काम आएगी। अगर आप किसी भी कंपटीशन में जाते हैं वहां पर आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। सर्टिफिकेट ना लेकर के अगर आप ज्ञान अर्जित करें तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आज के टाइम में अगर आपके पास स्किल्स हैं, ज्ञान है, तो आप बहुत आगे चल जा सकते हैं। और इतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है लाइफ में, तो एक अजीबोगरीब केसेस आपको रोज मिल सकते हैं सुलझाने के लिए, तो उसके लिए आपको ज्ञान अर्जित करते रहना बहुत जरूरी है, एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है। तो बहुत अच्छा लगा विवेक आपसे बात करके। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार की सहायता विवेक से चाहिए तो इनके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप लोग इनसे जुड़ सकते हैं। और अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा लॉ स्टूडेंट्स को शेयर करें ताकि उनके लिए कुछ मदद हो सके। तो थैंक यू विवेक। मैं जूट वाली अंजलि। थैंक यू मैम।